एवरीवन। प्रीवियस अंक में हमने पाठ प्रेमचंद के फटे जूते जो व्यंग्य रचना है, लेखक हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया है, उस पर हमने चर्चा की थी। परसाई जी का जीवन परिचय जाना था और आज उससे आगे बढ़ते हैं, अभ्यास प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभरकर सामने आती हैं। कुछ विशेषताओं का मैं वर्णन करती हूं। सरल सादगी भरा रहन सहन। सरल सादगी भरा रहन सहन इसलिए क्योंकि वो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे और जैसे थे वैसे ही उन्होंने फोटो खिंचा ली थी, इसलिए सरल सादगी पसंद व्यक्तित्व वो थे। दूसरा है साधारण व्यक्तित्व। साधारण व्यक्तित्व क्योंकि उनकी जो टोपी थी वो खादी की मोटे कपड़े की बनी हुई थी, कानों से चिपकी हुई थी। यदि कोई दिखावा पसंद या कोई फैशन या उस तरह का सादा व्यक्ति ना होता तो जरूर उसमें चेंज करता, परंतु उन्होंने जैसे थे वैसे खड़े होकर अपनी फोटो खिंचवा ली, दिखावे से दूर। ये दोनों बातें इस बात का प्रमाण है कि प्रेमचंद जी दिखावे से कोसों दूर रहते थे, क्योंकि वो अपने जो उनका बुद्धि थी, दिमाग था, मानसिक विकास करते थे, बौद्धिक विकास करते थे, उसमें रचनात्मकता थी। इसीलिए समाज में व्याप्त सभी समस्याओं को उन्होंने अपने लेखन में स्थान दिया है, समूल नष्ट करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट आता है आर्थिक अभावों से ग्रस्त। उस समय बहुत गरीबी भरा जीवन होता था। विशेष रूप से लेखकों को लेखन के बाद भी भले ही वो कितनी ही रचनाएं, उपन्यास, कहानियां, कविताएं लिख लें, परंतु आज जितना धन प्राप्त नहीं होता था। इनकी प्रेस इलाहाबाद में है और उसमें जितना इनकी इनकम होती थी, पैसा आता था, वो सब वो उसमें लगा देते थे, क्योंकि उसमें भी खर्च चाहिए था। कहने का है कि बड़ा मुश्किलों से ये गुजारा करते थे और इसी के चलते ये अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा पाए और इनकी मृत्यु हो गई थी। बेपरवाह और विश्वासी। जब आदमी गुणों से भरपूर होता है, सद्गुणों से, दुर्गुणों से नहीं, तब वह आत्मविश्वास से भरा होता है और लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, इसकी भी वह कदाचित परवाह नहीं करता है, क्योंकि लोगों का काम तो हर सूरत में, आप अच्छा करें तब कहेंगे लो जी अभी अच्छा बन गया है। कबीरदास के दोहे पढ़े हैं ना, स्वान रूप संसार है भूख न दे झकमारी। तो इसलिए लोगों की परवाह नहीं ही करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कष्टपूर्ण जीवन। देखिए, ये आज की भी बात है और ये पुराने समय की भी बात है। यदि धन का अभाव है तो निश्चय ही जीवन कष्टपूर्ण रहेगा, क्योंकि पैसे का काम पैसे से चलता है। इसलिए हम ये प्रयास करना चाहिए कि जितना भी कार्य करें, हम पढ़ाने का काम करते हैं, आप पढ़ने का काम करते हैं, कोई भी काम करें तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि इसमें हम 100% दें, ताकि हम समाज में सम्मानित जीवन जी सकें। इतना धन तो अर्जित कर सके कि जिसमें हम सम्मानपूर्ण जीवन जी सके, आर्थिक अभावों को न झेलना पड़े। नेक्स्ट आता है कुप्रथाओं और रूढ़ियों के विरोधी। जैसा उन्होंने अपने लेखन में स्थान दिया है। आपने कफन कहानी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ लीजिए, या गोदान आप पढ़कर देखिए। रियली इतनी अच्छी उनकी रचनाएं हैं कि उन्होंने, इसीलिए उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने लेखन में समाज में व्याप्त रूढ़ियों को, परंपराओं को, जो ऐसी थी घिसी पिटी परंपराएं थे जिनसे समाज का नुकसान होता था, अंधविश्वास फैलता था, उन सब का विरोध किया और अपने लेखन में स्थान देकर समूल उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया। दूसरा क्वेश्चन आता है, सही गलत का चिन्ह आपको लगाना है। बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर झांक रही है या बाहर निकल आई है। इसमें से जो सही है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। अपनी पुस्तक ही आप लेकर बैठ जाएं। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए,
तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। अब इसमें से हमें सही तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले, इसमें से करेक्ट जो है, क्योंकि व्यंग्य मुस्कान से हौसला नहीं बढ़ता, इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं लोग, ये सेंटेंस इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। यदि जानते और तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहां प्रस्तुत पंक्ति में संदर्भ हम लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठ प्रेमचंद के फटे जूते से ली गई है, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। फिर प्रसंग हम लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में हरिशंकर परसाई जी ने अपनी व्यंग रचना लिखने में अपने को भी व्यंग करने से नहीं छोड़ा, वहां भी वो चूके नहीं हैं, क्योंकि यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से परसाई जी ने हमें ये बताया है कि बताइए, हमारे इतने युग सम्राट, उपन्यास सम्राट, इनको दिखावे का महत्व ही नहीं पता है कि पर्दे में रहना चाहिए। हम देखो, हमारा जूता ऊपर से ठीक है, पैर भले घिस रहा है, लहूलुहान हो गया है। तो यानी अपने पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है और यहां यही बात स्पष्ट की गई है कि तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। आजकल सभी नैतिक अनैतिक कार्य, धर्म अधर्म, सभी कार्य सुचारू रूप से चलते चले जा रहे हैं पर्दे के पीछे, क्योंकि गलत काम करने वाले को ये पता होता है कि हमें इनको पर्दे में रखना है। जबकि यदि दूसरी तरफ हम अपने लेखक की बात करें, प्रेमचंद जी की, तो उन्होंने कहीं कोताही नहीं करी, वो जैसे थे वैसे उन्होंने अपनी फोटो खिंचा ली है। दूसरा आता है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर हो जाती हैं। सम्मान, आदर का प्रतीक हमारी टोपी। जब मैंने सार स्पष्ट किया था ये तब भी बताया था। और जूता हमेशा पांव में रहता है, परंतु हमें आगे बढ़ने में सहायक होता है जूता भी। महत्व दोनों का है, पर ज्यादा महत्व होता है टोपी का। पर यदि हम आनुपातिक देखें कि कीमत किसकी ज्यादा है, तो जूते की कीमत ज्यादा है। और आज का वातावरण ऐसा है कि जो ताकतवर व्यक्ति है वो भले ही गलत है, यदि हमें उससे अपना कार्य सिद्ध कराना है तो हम अनेकों बार उसके जूतों पर अपनी टोपी न्यौछावर करते हैं। बहुत बार मूवीज आदि में देखा होगा ना कि वो लड़की के पिता से जब लड़के वाले दहेज मांगते वो अपनी पगड़ी उतार कर रख देते हैं। यानी हमारे समाज में टोपी, पगड़ी हमारे सम्मान का सूचक होती है, सम्मान का प्रतीक होता है। तीसरा आता है, जिसे तुम गणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं बल्कि पांव की उंगली से इशारा करते हो। प्रेमचंद जी ने समाज में जिन कार्यों को घृणा योग्य समझा, उनकी ओर अपनी हाथ की उंगली से इशारा नहीं किया, बल्कि पांव से संकेत किया, पांव की उंगली से संकेत किया, क्योंकि वो इतना घृणित समझते हैं कि हाथ की उंगली से इशारा भी करना उचित नहीं मानते हैं। अर्थात प्रेमचंद जी ने रूढ़ियों को, बाधाओं को, अंधविश्वासों को, समाज में व्याप्त समस्याओं को, सबको अपने लेखन में स्थान दिया और यहां उन्हीं की तरफ संकेत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल उनके विचार बदल जाते हैं। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजहें हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहली वजह है कि चूंकि प्रेमचंद जी सादगी पसंद व्यक्तित्व थे, वो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, इसीलिए वो जैसे थे वैसे ही खड़े होकर उन्होंने फोटो खिंचा लिया। दूसरा, मेरी समझ में जो कारण है उनकी आर्थिक स्थिति रही होगी, क्योंकि वो बहुत मजबूत नहीं थी। इसीलिए जैसे हम लोगों के पास आप देखिए कि जब हम विद्यालय जाते हैं तो नेचुरल है यूनिफॉर्म में जाएंगे, और जब हम ट्यूशन जाते हैं तब दूसरी हमारी ड्रेस होती है, घर में रहते हैं तीसरी ड्रेस होती है, रात में सोते हैं चौथी ड्रेस होती है। पहले ऐसा नहीं होता था, लोग बड़े साधारण थे, सादगी पसंद लोग थे, दिखावा तो बिल्कुल भी नहीं करते थे। आज तो छोटा बच्चा भी कहेगा
बाहर जाना है, चेंज कर दीजिए, ये पहनकर नहीं जाऊंगा। तो आर्थिक स्थिति भी इसका एक मुख्य वजह, इसका मुख्य कारण हो सकती है। तीसरा, प्रेमचंद जी फोटो खिंचाने को बहुत अधिक महत्ता नहीं देते रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने जैसे थे कहा चलो भाई, एक जगह का गया, पत्नी के आग्रह पे शायद फोटो खिंचा ली, तो वो जैसे थे वैसे ही वो खड़े हो गए, उन्होंने फोटो खिंचा ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? लेखक परसाई जी की। प्रस्तुत व्यंग्य को पढ़कर हमें लेखक की बहुत सारी बातें आकर्षित करती हैं, कई सारी बातें हैं, क्योंकि लेखक ने इस व्यंग्यात्मक शैली में लिखकर हिंदी के महान साहित्यकार प्रेमचंद जी का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें उन्होंने प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताओं को स्थान दिया है, उभारा है, उल्लेख किया है। लेखक ने स्वयं को भी व्यंग करने से नहीं छोड़ा है, वो चूके नहीं है कहीं के स्वयं पर व्यंग करना है तो वहां चूक जाए, नहीं। और इसके अतिरिक्त उन्होंने इस व्यंग में समाज, धर्म आदि के क्षेत्रों में प्रचलित कुप्रथाओं, रूढ़ियों आदि सभी की ओर संकेत किया है। लेखक ने प्रस्तुत व्यंग में कोरे हास्य की अपेक्षा आदर्श व्यंग्य का सहारा लिया है। उनका व्यंग लोगों में परिवर्तन की ओर उन्हें अग्रसर करता है, बढ़ाता है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि लोगों में चेतना जागृत करने वाला है, उत्पन्न करता है। व्यंग में सामान्य बोलचाल की भाषा का बड़ा सहज रूप से प्रयोग किया गया है, परंतु यदि संरचना के अनूठेपन को हम देखें तो उसके कारण इसकी मारक क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। यानी जितना वो असर करना चाहते थे 100% उसका प्रभाव होता है। भाषा में तत्सम शब्दों का, तद्भव शब्दों का, उर्दू शब्दों का, अंग्रेजी शब्दों का, सभी शब्दावली को मिक्स करके यहाँ प्रयोग, मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आता है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों की ओर इशारा करता है या इंगित करने के लिए किया गया है? प्रस्तुत व्यंग में लेखक ने टीले शब्द का प्रयोग समाज में धर्म के ठेकेदारों, पंडितों, पुरोहितों, मौलवियों, ये जितने भी हमारे धर्म प्रचारक हैं, अब आसाराम जी के विषय में भी आप जानते हैं, वैसे तो किसी के लिए भी कुछ नहीं कहना चाहिए, पता नहीं क्या परिस्थिति होगी, क्या सच और क्या झूठ है, हम नहीं जानते हैं, क्योंकि जब जानते नहीं तो किसी के विषय में कुछ नहीं कहना चाहिए। परंतु यहाँ उन अंधविश्वासों को, कुप्रथाओं को, जिनके लिए समाज के ठेकेदार कहते हैं नहीं नहीं यही ठीक है, यही सही है, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, भगवान जी नाराज हो जाएंगे, समाज से हुक्का पानी बंद कर देंगे, बहुत बार इस तरह की परिस्थितियां होती हैं। यदि हम ग्रामीण समाज में देखें तो उन सब की ओर यहाँ लेखक ने इशारा किया है। धनाढ्य वर्ग, पूंजीपतियों की ओर भी इशारा किया है कि वो समाज में ऊंच नीच, छुआछूत आदि में भेदभाव हालांकि आज नहीं होता है, परंतु ये उस समय के समाज की परिस्थिति रही है जब ये पाठ लिखा गया था। आज नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई भेदभाव किसी तरह का नहीं करता है, पर उस समय